बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मनोज एकेडमी बेनीपट्टी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे मन लगा के अपनी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी करते होंगे। चले मेरे प्यारे बच्चों, आज हम राज्य तथा राष्ट्रीय आय के सबसे लास्ट पार्ट में हम लोग हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला कि राष्ट्रीय आय की गणना का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो राष्ट्रीय आय की गणना अनेक विधियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय का गणना में 3 विधि प्रमुख माना जाता है। पहला उत्पादन गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा व्यय गणना विधि। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय का गणना अनेक प्रकार से की जाते हैं, लेकिन इसके 3 प्रमुख विधि का हम लोग वर्णन करने हैं। तो राष्ट्रीय आय की 3 प्रमुख विधि क्या क्या है? पहला उत्पादन गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा व्यय गणना विधि। उत्पादन गणना विधि मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी देश के राष्ट्रीय आय की गणना उस देश में रहने वाले लोगों के उत्पादन के आधार पर, आय के आधार पर किया जाता है तो उसे हम उत्पादन गणना विधि कहते हैं। दूसरा है आय गणना विधि, आमदनी के आधार। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई किसी देश में रहने वाले लोगों की आय के आधार पर सभी आय का योग करके राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है तो आय गणना विधि। व्यय मतलब खर्च होता है। जब राष्ट्रीय आय की गणना उस देश में रहने वाले लोगों के खर्च के आधार पर किया जाता है तो उसे हम लोग व्यय गणना विधि। चलिए इसे हम लोग निम्नलिखित परिभाषा के द्वारा जानते हैं। पहला हम लोग क्या, उत्पादन गणना विधि। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या था हमारा? उत्पादन गणना। तो जब किसी देश में लोगों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है, जब किसी देश में लोगों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है तो इसकी गणना उत्पादन योग द्वारा किया जाता है। उसे हम लोग उत्पादन गणना विधि कहते हैं। बच्चों, उसे हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? उत्पादन गणना विधि कहते हैं। हमें यह भी याद रखना है, इस विधि के अनुसार किसी वर्ष में किसी देश में कृषि, उद्योग, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों से जो उत्पादन होता है उसकी गणना की जाती है। इस विधि में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? इस विधि के अनुसार किसी वर्ष में किसी देश में कृषि, उद्योग तथा उत्पादन अन्य क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उसकी गणना की जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये इतनी आसानी से नहीं होता है, बहुत सारी प्रक्रिया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या है? आय गणना विधि, आमदनी के आधार पर। जब किसी राष्ट्र में निवासियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को हम लोग आय गणना विधि कहते हैं। आमदनी के आधार पर, जैसे मान लीजिए आप ही के परिवार में आपके चाचा कुछ कमाते होंगे, आपके भैया कुछ कमाते होंगे, आपके परिवार में अन्य स्रोतों से आय आता होगा, उन सभी आय को जब जोड़ दिया जाता है तो आपकी पारिवारिक आय की गणना। इसी तरह देश में निवास करने वाले संपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा उनकी आमदनी के आधार पर उनके आमदनी को जोड़कर जब नेशनल इनकम का गणना किया जाता है तो उसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? आय गणना विधि। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, व्यय गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के खर्च के आधार पर, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च, खर्च के आधार पर किया जाता है, खर्च के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय मापने की प्रक्रिया में व्यय गणना विधि कहते हैं। इस विधि को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? व्यय गणना विधि। वैसे तो ये 3 महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन इसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चों एक विधि है मूल्य योग। मूल्य योग विधि और मेरे प्यारे बच्चों एक विधि और है हमारे सबके, व्यवसायिक गणना विधि। व्यवसायिक गणना विधि। 5 विधियों से हम लोग गणना करते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम में हमें समय सारणी का अभाव होता है, हमें निश्चित शब्द सीमा के अंदर प्रश्न का उत्तर देना होता है, इसलिए हम लोग इस महत्वपूर्ण 3 विधियों का वर्णन किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना 5 तरीकों से होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरीकों से आप कर सकते हैं, तो 5 तरीकों से। लेकिन इनमें आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है मेरे।
अगला, आओ बच्चों हम लोग इन्हें भी जाने। आइए हम लोग इनको भी हम लोग जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस रिपोर्ट पे हम लोग गौर करते हैं। क्या रिपोर्ट है? भारत के राष्ट्रीय आय काफी कम है। हमारे देश के प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का लगभग मेरे प्यारे बच्चों 1/48, मतलब हमारे प्रति व्यक्ति आय से अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 48 गुना ज्यादा, लगभग 48 गुना ज्यादा। ये समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे देश में एक व्यक्ति 48 वर्ष में जितना आमदनी प्राप्त करता है, वहां अमेरिका के एक व्यक्ति केवल 1 वर्ष में उतना आमदनी प्राप्त कर लेता। इतने धनी मनी व संपन्न राष्ट्र है। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस आंकड़ा को हम देखते हैं। 2009 के अनुसार भारत अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय, अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना था? $40,040। इंग्लैंड का प्रति व्यक्ति आय $42,740। चीन का प्रति व्यक्ति आय $2,360। बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय $870। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों में हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय कितना? $950। $950। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ये जो श्रीलंका है, यहाँ श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, याद रखिए। चलिए हम लोग आगे, अगला मेरे अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन। राष्ट्रीय आय किसी भी देश, विकसित, विकासशील होना, संपन्न होना, गरीब होना, सभी का आकलन लोग राष्ट्रीय आय के आधार पर ही करते हैं। तो वही बात मेरे प्यारे, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश के राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक होता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी देश के उसकी आर्थिक स्थिति जानकारी के लिए हमें उस देश का कुल आमदनी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की जानना जरूरी होता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही आर्थिक स्थिति का आकलन करने का सामान्य साधन। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड होता है जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। उस देश में निवास करने वाले सभी व्यक्ति की आमदनी के जोड़कर निकाला जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें 3 महत्वपूर्ण कठिनाई निम्नलिखित है मेरे प्यारे बच्चों। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। इतनी बड़ी देश है हमारा, भौगोलिक परिदृश्य से भी हम लोग विषमताएं मौजूद है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, कल्चर है, वातावरण है, अनेक तरह का रहन सहन है, भौगोलिक संरचना में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इतनी विशाल जनसंख्या के सभी बातों को आकलन करना इतना आसान नहीं। तो हमारा सबसे पहला कठिनाई आता है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीजों की गणना 2 बार हो जाती है। जान लीजिए यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हमारे घर पे 4 सदस्य हैं और हमारे घर के 2 सदस्य दिल्ली बम्बई में काम करते हैं, तो यहाँ भी उनकी आय को हम लोग गणना कर देते हैं और दिल्ली वाले जो जाते हैं गणना करने वहाँ भी उसकी आमदनी में गणना हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा संभावना रहता है कि आंकड़ा, एक ही आंकड़ा को हम लोग 2 बार प्रस्तुत कर देते हैं, तो दोहरी गणना की भी संभावना रहता है। मूल्य मापने की कठिनाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मूल्य मापने की कठिनाई में ये समझिए कि किसी भी वस्तु को एक फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में विभिन्न चरणों से उन्हें गुजरना पड़ता है। फैक्ट्री में किसी चीज का मूल्य और मार्केट में आते आते उपभोक्ता के पास किसी चीज का मूल्य अलग है। मान लीजिए फैक्ट्री में किसी चीज का, चीनी का मूल्य अगर हमारे पास 20 रुपया है, बीच में एजेंसियां लेती है, फिर खुदरा विक्रेता लेता है, तब ग्राहकों को, तो यहाँ 20 रुपया है, तो यहाँ आते आते मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपया हो जाता है। तो इस बीच में विभिन्न चतुरों से गुजरता है, तो कहीं मूल्य हो जाता है 20 रुपया, कहीं मूल्य हो जाता है 40 रुपया। तो यही हो जाता है, मूल्य को मापने में भी कठिनाई आती है कि आखिर हम इस चीज़ों का मूल्य किस आधार से रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो याद रखना, पहला एक आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा दोहरी गणना की संभावना, तीसरा मूल्य मापने में कठिनाई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय की गणना में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां होती है, दूसरा दोहरी गणना की संभावनाएं बनी रहती है, तीसरा मूल्य मापने में कठिनाई उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। हमारे डेवलप में, हमारे जीवन के रहन सहन में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान होता है, उसी के विषय में हमें यहाँ जानना है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी राष्ट्र की संपन्नता या विपन्नता वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय या संयुक्त रूप से भी व्यक्तियों के आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, के माध्यम से जाना जाए। वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी देश की संपन्नता हो या विपन्नता हो, माने धनी हो या दरिद्रता हो, गरीबी हो, इसकी अनुमान हम लोग किससे लगाते हैं? उस देश के लोगों के आमदनी से ही लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्या कहता है। राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, वह उस राष्ट्र की सीमा के क्षेत्र में रहने के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता, उसकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने राष्ट्रीय तरीकों से विकास की योजनाएं बनाती है। वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सरकार को जो विभिन्न टैक्सों के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से जो आय देते हैं, आमदनी देते हैं, नेशनल इनकम देते हैं, उस इनकम को मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं? हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए अनेक प्रकार की सरकार योजनाएं बनाती है ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। आप लोग देखते होंगे अनेक प्रकार की योजना, जैसे आपके गांव में सड़क बनता होगा तो वहाँ लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अनेक प्रकार की योजना के माध्यम से इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को, गरीब लोगों को मिलता है। तो क्या होती है, और लोगों के विकास के लिए राष्ट्रीय आय का खर्च करता है। तो लेकिन अपने अपने तरीकों से विकास की योजनाएं बनाती हैं, जिसका लक्ष्य राष्ट्र में उपलब्ध साधनों को, क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार सृजन किया जाता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पादक एवं आय में वृद्धि की जाती है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन, व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही राष्ट्र उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते ही हैं कि जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो अनायास ही हमारा देश धनी बन जाएगा। हम सबों की आमदनी बढ़ेगी तो कोई भी राष्ट्र संपन्न होगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण व्यक्तियों से ही हुआ है। हम सभी व्यक्तियों मिलकर ही एक राष्ट्र का निर्माण किए। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। बिना उत्पादन को बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और न ही आर्थिक विकास हो सकता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा तब तक लोगों की आर्थिक विकास नहीं होगी, देश संपन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार कह सकते हैं किसी भी देश के विकास में उस देश की प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।